नोगाई मेरे बेटे, एक मामला तो तय हुआ। अब जो कासिदों ने कहा है कि अपनी ताकत और क़ुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हलाकू खान ने कुस्तुनतुनिया के बादशाह की बेटी का रिश्ता अपने बेटे इबाका के लिए मांगा है, तो इस तरह वो बाज़ंतीनी सल्तनत से रवाबित कायम करके अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है। नोगाई, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कुछ कासिद कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना करता हूँ और कुस्तुनतुनिया के बादशाह की बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगता हूँ। इस तरह अगर हलाकू खान ईसाई दुनिया से रवाबित बढ़ाता है तो हमें भी इनसे ताल्लुकात कायम करने में कोई आर नहीं है। मैं हलाकू को ये मौका नहीं दूंगा कि वो कुस्तुनतुनिया की ताकत को अपने साथ मिलाकर हम पर हमलावर हो या मुसलमानों के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करे। कहते हैं हलाकू खान ने कुस्तुनतुनिया की बादशाह की जिस बेटी का रिश्ता मांगा था वो उसकी नाजायज औलाद थी और उसका नाम मिराया था, जिसका रिश्ता हलाकू खान ने अपने बेटे के लिए मांगा था। और कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने अपनी नाजायज बेटी मिराया का रिश्ता हलाकू के बेटे इबाका को दे भी दिया था। जहां तक बिरकाई खान का ताल्लुक है तो बिरकाई खान ने कुस्तुनतुनिया के बादशाह की दूसरी बेटी का रिश्ता मांगा। इस तरह जिस लड़की का रिश्ता बिरकाई खान ने नोगाई के लिए मांगा वो कुस्तुनतुनिया के बादशाह की जायज औलाद थी और उसका रिश्ता उसने बिरकाई के मांगने पर नोगाई को दे दिया था। बहरहाल जो मामलात बिरकाई और नोगाई के माबैन तय हुए थे उन पर अमल हुआ और अगले रोज नोगाई एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हलाकू की यलगार और तुर्कताज को रोकने के लिए कोहिस्तान कफकाज की तरफ चला गया था। खरीम बिन मकरूम ने चंद रोज कीफ शहर के शिमाल में दरिया नेपर के किनारे क़याम किया, फिर वहां से उसने कूच किया। अब वो उसी शाहरा पर सफ़र कर रहा था जो कीफ से सीधी मगरिब की जानिब जाती थी। कोहिस्तान कारपथीन के करीब जब वो पहुंचा तब सामने की तरफ से मंगोल हरकारे घंटियां बजाते हुए आ रहे थे। उन्हें देखते ही खरीम बिन मकरूम ने अपने लश्कर को रोक दिया था। हरकारे करीब आए, अपने घोड़ों को उन्होंने रोका, फिर खरीम बिन मकरूम को मुखातिब करते हुए उन हरकारों में से एक कह रहा था, इब्ने मकरूम, हम आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आए हैं। पोलैंड ही नहीं, यूरोप की दूसरी अस्करी क़ुव्वतों को भी आपके हमले की खबर हो चुकी है। अहले यूरोप पहले ही मंगोलों से खौफजदा थे। अब वो ख्याल करते हैं कि पहले की तरह अगर अब फिर मंगोलों ने यूरोप के अंदर तुर्कताज और यलगार की तो पूरे यूरोप को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। लिहाजा इस वक्त आपका मुकाबला करने के लिए 3 बड़े लश्कर तैयार हैं। अहले यूरोप का एक लश्कर कोहिस्तान कारपथीन के मगरिब में पड़ाव किए हुए। इब्ने मकरूम, ये सारे इलाके आपके देखे वाले हैं। मंगोलों की पहली यलगार के दौरान कोहिस्तान कारपथीन की ढलानों में जहां बातो खान, बिरकाई और सोबदाई ने पड़ाव किया था, इससे थोड़ा मगरिब में यूरोप का एक बहुत बड़ा लश्कर पड़ाव किए आपका मुंतज़िर है। इस बार यूरोप वाले बड़ी एहतियात बरत रहे हैं। उन्होंने ये लाहे अमल इख्तियार किया है कि अगर उनके एक लश्कर को कहीं शिकस्त होती है तो इस शिकस्त का बदला और इंतकाम लेने के लिए कई और लश्कर तैयार रहने चाहिए। अब जो बाकी लश्कर हैं वो दरिया विस्चोला के किनारे हैं। ये शाहरा जिस पर आप सफ़र कर रहे हैं ये कोहिस्तान कारपथीन से होती हुई सीधी दरिया विस्चोला की तरफ जाती है। दरिया विस्चोला को ये शाहरा लकड़ी के एक पुल के जरिए अबूर करने के बाद पोलैंड के शहर सेंडोमिर की तरफ जाती है। लकड़ी के उस पुल के दाएं बाएं बड़े बड़े यूरोपीय लश्कर पड़ाव किए हुए हैं। एक पुल के दाएं जानिब, एक पुल के बाएं जानिब है, और अगर पुल पर खड़ा होकर कोई इन लश्करों को देखने की कोशिश करे तो वो इतने फासले पर हैं कि दिखाई नहीं देते। अब अहले यूरोप का लाहे अमल यह है कि पहले आपसे वो लश्कर टकराएगा जो कोहिस्तान कारपथीन के मगरिब में आपका मुंतज़िर है, और अगर इस लश्कर ने मंगोलों को शिकस्त दे दी तो फिर अहले यूरोप समझेंगे कि उनकी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और ये कि मंगोल पसपा होकर फिर उन इलाकों का रुख नहीं करेंगे। और अगर कोहिस्तान कारपथीन के मगरिब में अहले यूरोप के लश्कर को हमारे हाथों शिकस्त होती है तो शिकस्त खुर्दा लश्कर पहले दरिया विस्चोला की तरफ भागेगा, फिर बाएं जानिब जो बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला है उसमें रूपोश होने की कोशिश करेगा। अब अगर आप कोहिस्तान कारपथीन के मगरिब में यूरोप के लश्कर को शिकस्त देने के बाद आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है पोलैंड के शहर सेंडोमिर की तरफ जाने के लिए आपको दरिया विस्चोला पर जो लकड़ी का पुल है उसे उबूर करना है। यूरोप वाले ऐसा करेंगे कि जब हम पुल के करीब जाएंगे, एक लश्कर जो दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब घात में है वो फौरन नमूदार होंगे और आपके दोनों पहलुओं पर ज़रब लगा देंगे। जब ऐसा हो चुकेगा तब वो लश्कर जिसे आपने कोहिस्तान कारपथीन के मगरिब में शिकस्त दी होगी और जो जनूबी सतह मुर्तफ़ा की तरफ चला गया होगा वो भी अचानक नमूदार होगा, और जब जंग की भट्टी अपने उरूज पर होगी आपकी पुश्त की जानिब से हमलावर होकर आपके लिए फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करेगा। इस तरह अहले यूरोप का ख्याल है कि मंगोलों को किसी भी सूरत दरिया विस्चोला को उबूर करके पोलैंड के मरकजी शहर सेंडोमिर की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद जब वो हरकारा रुका तो चंद इंतहाई उम्दा अल्फाज में खरीम बिन मकरूम ने आने वाले उन हरकारों की तारीफ की। इसके बाद उन्हें फिर वापस भेज दिया ताकि वो दुश्मन की नक्लो हरकत पर निगाह रखें।
साथ ही उसने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। कोहिस्तान कारपथीन को उबूर करने के बाद करीम बिन मखरूम यूरोप के उस लश्कर के सामने पड़ाव कर गया जो कोहिस्तान कारपथीन के मगरिब में पहले से पड़ाव किए हुए मंगोलों का मुंतज़िर था। जब पड़ाव कायम हो चुका तब सारे सालार करीम बिन मखरूम के कहने पर उसके यूरत में जमा हुए। जब ऐसा हो चुका तब करीम बिन मखरूम ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज़ों, कोहिस्तान कारपथीन के मशरक़ में जब हमारे हरकारे हमारे पास आए और यूरोप के तीनों लश्करों के मुतालिक हमें तफसील बताई तो उस वक्त मैंने इन क़ुव्वतों से निमटने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया था। लेकिन वो लाहे अमल मैं आप सब लोगों से बड़ी राजदारी से कहना चाहता हूँ ताकि हमारा ये जंग का तरीक़ा यूरोप के लश्करियों तक न पहुँचे। जैसा कि हरकारों ने बताया, हमें 3 लश्करों से निमटना होगा। एक ये जो कारपथीन के दामन में हमारे सामने पड़ाव किए हुए है, दूसरा दरियाए विस्चोला के लकड़ी के पुल के दोनों जानिब, तीसरा बाएं जानिब। अब इन तीनों से निमटने का जो लाहे अमल मेरे जहन में है वो मैं आपसे कहता हूँ। हो सकता है जो कुछ मैंने सोचा हो इसमें खामियां और कोताहियां हों, इसलिए आपसे मशवरा करने के बाद मैं इन कोताहियों को दूर करूंगा। मेरे अजीज़ों, कल सूरज तुलू होने के बाद हम सबसे पहले सामने यूरोप का जो लश्कर पड़ाव किए हुए है इससे टकराएंगे। मुझे उम्मीद है हम इसे बदतरीन शिकस्त देंगे। ये शिकस्त उठाने के बाद जब जनूबी कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ भागता है तो हम इसका ताक़ुब करेंगे। लश्कर के अंदर जिस कदर बारबरदारी के जानवर और यूरतों वाले छकड़े और दूसरे ज़रूरियात ज़िंदगी और सामान के छकड़े हैं, वो भी हमारे पीछे पीछे जनूबी सतह मुर्तफ़ा का रुख करेंगे। शिकस्त खाने वाले यूरोप के इस लश्कर की हम पूरी तरह कमर तोड़ के रख देंगे ताकि वो इनमें से आइंदा कोई भी हमारे खिलाफ हरकत में आने के काबिल ना रहे। और जब हम दूसरे 2 लश्करों से टकराएं तो इनमें से कोई भी हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होने के लिए बाकी न बचे। यूरोप के इस लश्कर की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के बाद हम मुड़ेंगे, आगे पेशकदमी नहीं करेंगे, मशरिक की तरफ जाएंगे। कोहिस्तान कारपथीन का जो बुलंद सिलसिला है इसके मशरिक में जाकर लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हमारे इस तरह वापस जाने से यूरोप के दूसरे असाकर ये समझेंगे कि हम वापस चले गए हैं, लेकिन कारपथीन पहाड़ के मशरिक की जानिब जाकर अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा कोहिस्तान कारपथीन के साथ साथ दाएं जानिब जाएगा और दाएं जानिब जो दर्रे हैं उनको उबूर करने के बाद यूरोप के इस लश्कर पर रात के वक्त ज़रब लगाएगा जो दरियाए विस्चोला के पुल के दाएं जानिब घात में है। दूसरा हिस्सा बाएं जानिब जाएगा और वो जनूबी सतह मुर्तफ़ा जहां हम पहले लश्कर को शिकस्त देकर दाखिल होंगे उनसे होता हुआ यूरोप के उस लश्कर पर ज़रब लगाएगा जो पुल की बाएं जानिब हम पर हमलावर होने के लिए घात में है। इस तरह अगर हम कोहिस्तान कारपथीन के सामने पहले लश्कर को शिकस्त देने के बाद अपने लाहे अमल के मुताबिक यूरोप के दोनों दूसरे लश्करों पर ज़रब लगाने में कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में यूरोप की अस्करी क़ुव्वत को हम नीस्तो नाबूद कर देंगे। इसके बाद कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं रहेगी जो हमें दरियाए विस्चोला को उबूर करके सैंडोमीर की तरफ बढ़ने से रोक सके। यहाँ तक कहने के बाद करीम बिन मखरूम थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वो अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, जहाँ तक तीसरे लश्कर का ताल्लुक है तो वो लश्कर के पड़ाव की हर शय की हिफाजत पर मामूर होगा। जिस वक्त लश्कर के 2 हिस्से कोहिस्तान कारपथीन के दाएं बाएं के दर्रों से होते हुए दरियाए विस्चोला के पुल के दाएं बाएं के लश्करियों पर हमलावर होंगे, तब हमारे लश्कर का तीसरा हिस्सा भी हरकत में आएगा। पड़ाव की हर चीज़ और यूरत और छक्कड़ों को लेकर कारपथीन के बाएं दर्रों से होता हुआ दरियाए विस्चोला की तरफ बढ़ेगा। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। करीम बिन मखरूम लम्हे भर के लिए रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था, जहाँ तक लश्कर की तकसीम का ताल्लुक है तो ये पहले जैसी रहेगी। लश्कर का एक हिस्सा मेरे और उमैर के पास रहेगा और हम दरियाए विस्चोला के पुल के दाएं जानिब जो दुश्मन का लश्कर है उस पर हमलावर होंगे। लश्कर का दूसरा हिस्सा हस्बे साबिक तुराई खान और कशली खान की सरकर्दगी में होगा और ये बाएं तरफ वाले लश्कर को अपना हदफ बनाएंगे। लश्कर का तीसरा हिस्सा मोहतरम कोचमान और गोचलोक की सरकर्दगी में होगा और ये पड़ाव की हर चीज़ को समेटते हुए बाएं जानिब के दर्रों से होते हुए दरियाए विस्चोला की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक कहने के बाद करीम बिन मखरूम रुका, फिर अपने सारे सालारों की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। इस वक्त मेरे जहन में यही लाहे अमल है। अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि इसमें तब्दीली की जाए तो वो तब्दीली अगर सूदमंद हुई तो हर सूरत में की जाएगी। जो लाहे अमल करीम बिन मखरूम ने मुरत्तब किया था उससे सारे सालारों ने इत्तफाक किया। फिर सारे करीम बिन मखरूम के कहने पर उठकर अपने यूरतों की तरफ जाने लगे। इस मौके पर यूरत के पुश्ती पर्दे से बशार निकली और धीमे लहजे में कहने लगी,
उमैर भाई, आप थिमर और नक्सार को यहीं ले आएं। सब यहीं हमारे यूरत में बैठकर खाना खाएंगे। इस पर मुस्कुराते हुए उमैर बिन नसर ने असबात में गर्दन हिलाई, फिर वो वहां से निकल गया था। सबके जाने के बाद बशार आगे बढ़ी, करीम बिन मकरूम के पहलू में बैठ गई, अपना हाथ बड़े प्यारे अंदाज में उसके शाने पर रखा। फिर शहद टपकाती आवाज में वो कह रही थी, अमीर, जो कुछ आपने कहा वो मैंने सुना है। मैं आपके हर लाहे अमल पर इत्तेफाक करती हूँ, मगर एक जगह मुझे कोताही और कमी महसूस हुई है और मैं समझती हूँ कहीं दुश्मन हमें नुकसान न पहुंचा दे। अमीर, कल जब हमारा लश्कर कोहिस्तान कारपथीन के सामने जो दुश्मन का लश्कर पड़ाव किए हुए उस पर हमलावर होगा, उससे टकराएगा। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हम इस लश्कर को शिकस्त दे देंगे। जैसा कि आपने कहा है कि आप जनूबी सतह मुर्तफा तक उसका ताक़ुब करेंगे और इस ताक़ुब के दौरान हमारे पड़ाव की हर चीज़ भी जनूब की तरफ रवां होगी। अब मुझे ख़तरा है कि आप तो अपने पूरे लश्कर के साथ दुश्मन का ताक़ुब करेंगे और पड़ाव के छकड़े, बारबरदारी के जानवर सब आपके पीछे पीछे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दरियाए विस्चोला के किनारे जो दुश्मन के लश्कर हमारी ताक में बैठे हैं वो पुश्त की जानिब से हम पर हमलावर होकर हमें न सिर्फ ये कि नुकसान पहुंचाएं बल्कि हमारे पड़ाव की हर चीज़ पर कब्जा कर लें। बशार जब खामोश हुई तब मुस्कुराते हुए करीम कहने लगा, बशार, तुम्हारे खदशात, तुम्हारे अंदाजे यकीनन दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि लश्कर के 3 हिस्से होंगे। जंग में तीनों हिस्से हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस वक्त दुश्मन को शिकस्त होगी सिर्फ 2 हिस्से जो मेरे, उमैर, तुराई और कशली खान के मातहत होंगे वो भागते दुश्मन का ताक़ुब करेंगे। जहां तक तुम्हारे बाप और कोचमान का ताल्लुक है तो तीसरे हिस्से के चूंकि वो कमानदार होंगे, लिहाजा उस हिस्से के साथ वो पड़ाव की हर चीज़ को बाहिफाजत हमारे पीछे लाएंगे। अगर दुश्मन के किसी लश्कर ने ताक़ुब भी किया तो इर्द गिर्द हमारे हरकारे मुखबिर काम कर रहे होंगे, वो बर वक्त हमें इसकी इत्तला कर देंगे और अगर ख़तरा दरपेश हुआ तो भागते दुश्मन का ताक़ुब तर्क करके हम पलटेंगे और ताक़ुब करने वाले दुश्मन पर हमलावर होकर उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी हमसे टकराने की कोशिश नहीं करेगा। अब कहो, तुम क्या कहती हो? करीम बिन मकरूम की गुफ्तगू से बशार मुतमईन हो गई, मुस्कुराई और कहने लगी, अब जो कुछ आपने कहा है इससे मैं मुतमईन हूँ। इस पर करीम बिन मकरूम फिर कहने लगा, बशार, मैं इसके अलावा भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करूँगा। मसलन ये कि कल जंग के बाद अगर दुश्मन हमारे आगे भागता है और हम जुनूब की सतह मुर्तफा तक उसका ताक़ुब करके उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं और फिर हम कोहिस्तान कारपथीन के मशरिक़ में चले जाते हैं, तो ऐसा करने के बाद रात की तारीकी में हम अपने सामने दूर दूर तक अपने हरकारे, अपने नकीब, अपने तिलाया घरों को फैला देंगे और उन्हें यह हुक्म जारी होगा कि रात की तारीकी में जो कोई भी दुश्मन का फर्द या मुसल्ला जवान देखें उसे कत्ल कर दें। इस तरह दुश्मन तक ये खबर नहीं पहुंचेगी कि हमने कोहिस्तान कारपथीन के मशरिक़ में घात लगाई है और रात के वक्त शबखों का खेल खेल कर हम दरिया विस्चोला के किनारे यूरोप के दोनों लश्करों को नुकसान पहुंचाने का आज़म कर चुके हैं। करीम बिन मकरूम की इस गुफ्तगू का बशार जवाब देना ही चाहती थी कि ऐन उसी लम्हे खैमे में उमैर, थिमर और नक्सार दाखिल हुए और फिर सब इकट्ठे बैठकर बाहम गुफ्तगू करने लगे। अगले रोज दोनों लश्कर कोहिस्तान कारपथीन के दामन में एक दूसरे के सामने सफारा हुए। यूरोप का लश्कर चूंकि तादाद में ज्यादा था, लिहाजा उन्होंने पहले हमलावर होने का फैसला कर लिया। फिर देखते ही देखते यूरोपी लश्कर मौजे खून को कहर के समंदर में बदल देने वाले घनावने अंदाज के मुजरिमाना फेल, ज़ोमो ज़न, सफाहत व कमीनगी के अंधेयाओ, घमंडो तकब्बुर, शकावत व बदबख्ती के बगोलों, गुनाह इसियाँ, ज़लालत व हक़ारत के तूफ़ानों, तमर्रुद हक़ारत, गलू मुबालगा, फितना अंगेज़ी, मुजरिमाना अंदाज के झक्कड़ों की तरह हमलावर हो गए थे। दूसरी जानिब इब्तदा करीम बिन मकरूम ने की और अपने हिस्से के लश्कर के साथ आफाक की वसतों से निकलकर दिलो जान को मुस्तरिब और बस्तियों को खराबात में तब्दील कर देने वाले अनासिर और सदियों की तवील खामोशी से निकलकर महसूसाना कैफियत को लर्जा देने वाले कारकुनाने क़ज़ा व क़द्र और कोहना हरीस दिल को सरगश्ता व हैरान कर देने वाली हौलनाक खुसूमत व अदावत की तरह हमलावर हुआ था। करीम बिन मकरूम और उमैर बिन नसर का ये हमला इतना जोरावर था कि कुछ दूर तक दुश्मनों की सफ़ों के अंदर घुसते चले गए और कई सफ़ों को रौंद कर उन्होंने बेकार और नाकारा करके रख दिया था। इसके बाद तोराई खान और कशली खान ने अपने काम की इब्तदा की। वो दोनों इबलीस के मुंह में लगाम डाल देने वाले बेखौफ व खतर, जर्री, राइज या जल, हड्डियों के गूदे तक में लर्जा तारी कर देने वाले खूनी इनकलाब, कायनात की किस्मत और नस्ल इंसानी के अंदर तगय्युर का बहरान खड़ा करते बेरोक सदाई गराउज की तरह हमलावर हो गए थे। उनके साथ ही साथ कोचमान और गोचलोक भी अपने काम की इब्तदा कर चुके थे और वो भी यूरोपी लश्कर को क़ज़ाए दहर की बेगानगी में क़ज़ा के गहरे गुबार
دھدلکوں سے لبریز اداسی، کرب تخلیق کی اذیت خیزی اور ناتمام خواہشوں کے تلاطم کھڑے کرتے کوہر آلود کھولتے بحر کی طرح پل پڑے تھے۔ جنگ میں بڑی تیزی سے دست و در لہو لہو ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہادران وفا خون میں نہانے لگے تھے۔ سلامتی کے خیاموں میں قضا کے فکر و فسوں گھسنے لگے تھے۔ سانسوں کے رقص، نظر کے نغموں میں روحوں کو زخمی کرتے طوفان اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ کرغیزیوں، باشکیریوں، مغیاریوں، منگولوں اور دوسرے گروہوں کے جان لیوا حملوں کے سامنے یورپ کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے بجھنے کا اہتمام کرتی جھلملاتی شمعوں، وقت کے کھوٹے سکوں سے بھرے زیست کے شکستہ کاسوں، سرد مہری کی شب میں بگڑتے لمحوں، قید و بند عیاں کرتے چہروں اور ہرما و یاس کی کیفیت بھری نظروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد یورپ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ جنوب کی سطح مرتفع کی جانب تھا۔ دوسری جانب خریم بن مقروم بھی اپنے پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق کام کر رہا تھا۔ جو لشکر اس کی اور عمیر کی کمانداری میں تھا اور لشکر کا حصہ جس کی کمانداری تورائی خان کر رہا تھا، وہ دونوں حصے دشمن کے تعاقب میں لگ گئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹے چھکڑے بھی چل دیے تھے، اور ان چھکڑوں اور ضروریات زندگی کی حفاظت کے لیے وہ لشکر ساتھ تھا جو گوچلوک اور کوچمان کی کمانداری میں کام کر رہا تھا۔ سطح مرتفع جو جنوب میں تھوڑے ہی فاصلے پر تھی اور جس کے اندر دشمن نے جا کر پناہ لینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس کے قریب جا کر تعاقب کرتے کرتے خریم، عمیر، تورائی اور کشلی خان نے کچھ فیصلہ کیا اور پھر ایک دم انہوں نے تبدیلی کی۔ خریم اور عمیر ان کے دائیں پہلو سے آگے بڑھے جبکہ تورائی خان اور کشلی خان بائیں جانب سے آگے بڑھے تھے۔ اس طرح پہلوؤں پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہ ان کے تھوڑا سا آگے آئے اور ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کو تقریباً ختم کر دیا۔ وہ چھوٹا سا کوہستانی سلسلہ جس کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی، اس کے قریب ایک بار پھر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس میں خریم بن مقروم، عمیر بن نصر، کشلی خان، تورائی خان نے یورپ کے اس لشکر کو تقریباً کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ بہت کم لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے سطح مرتفع کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس طرح یورپ کے اس لشکر کو خریم بن مقروم، عمیر، تورائی اور کشلی خان نے تقریباً ناکارہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ پھر اپنے اگلے لاہ عمل کی ابتدا کرتے ہوئے انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ کوچمان اور گوچلوک پڑاؤ کی ہر چیز اپنے ساتھ لے آئے۔ تب انہوں نے کوہستان کارپتھین کے بائیں طرف کے دروں کے اندر سے ہو کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس رفتار سے انہوں نے پیش قدمی کی کہ سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ کوہستان کارپتھین کے مشرقی حصے میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہنچتے ہی خریم بن مقروم نے کچھ دستے مقرر کر دیے جنہوں نے کوہستانی سلسلے کے اندر گشت کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ جو بھی ان علاقوں میں انہیں مشتبہ شخص نظر آئے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس طرح اپنی کارگزاری کی ایک منزل خریم بن مقروم نے طے کر لی تھی۔ اب کوہستان کارپتھین کے مشرقی حصے میں اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ وہ اپنے سالاروں کے ساتھ دریائے وسچولا کے کنارے یورپ کے دونوں لشکروں پر شبخوں مارنے کے لیے اپنے لاہ عمل کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ رات ہر جاندار کو نان جوین کے تفکرات اور فکر معاش کی لامحدود الجھنوں سے بے نیاز کرتی ہوئی سنجاب و سمور اطلس و حریر کے بستر بچھاتی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اندھیرے کے گہرے حصار کے اندر وقت کے رینگتے سختیاں جھیلتے لمحے صبح کے ہنگاموں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ گم سم چپ چاپ فضاؤں میں کبھی کبھی برفانی تیز ہوائیں خزاں زدہ اشجار سے ٹکراتی ہوئی انقلاب دہر برپا کرنے کے لیے وقت کے کواڑوں پر زوردار دستک دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر ساحلوں کی ننگی ریت کی آسودہ لذت جیسی چپ اور خاموشی طاری ہو جاتی تھی۔ دریائے وسچولا کے کنارے لکڑی کے پل کے دائیں بائیں یورپ کے دونوں لشکر بے فکری کی حالت میں پڑے تھے، اس لیے کہ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ حملہ آور منگول کوہستان کارپتھین کے دروں سے نکلتے ہوئے مشرق کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان کے محل وقوع کا پتہ کرنے کے لیے جو اپنے ہرکارے اور مخبر انہوں نے بھیجے تھے، انہیں ان علاقوں میں سرگردہ منگولوں نے چونکہ قتل کر دیا تھا، لہٰذا رات کے گہرے سناٹوں میں یورپ کے لشکریوں پر منگولوں کے حملے کی اصلیت ظاہر نہ ہو سکی۔ اتنی دیر تک خریم بن مقروم اور عمیر بن نصر کوہستان کارپتھین کے دائیں جانب کے دروں کو عبور کر کے دریائے وسچولا کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے کوچمان اور گوچلوک بھی پڑاؤ کی ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لیے دروں کو پار کرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں لکڑی کے پل کے دائیں جانب والے یورپی لشکر پر اچانک خریم بن مقروم نے درماندہ تمناؤں میں حادثوں اور سانحوں کو جنم دیتے خاک و خون کھڑے کرتے مراحل اور دشت و دمن کی سرگوشیوں، کالی سوچوں کے آئینوں میں سر آفاق کی مشعلیں جلا دینے والے
قضا کے پیغاموں کی ترسیل کی طرح حملہ آور ہوا۔